उद्यमिता के अध्याय 11 में आज हम स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थायी पूंजी। स्थायी या अचल पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश स्थायी संपत्तियों जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीद के लिए किया जाता है। यह विक्रय के लिए नहीं होती, बल्कि व्यवसाय के संचालन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग लंबे समय तक आय अर्जित करने में होता है तथा इसमें तरलता का भाव होता है, इसलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है। स्थायी पूंजी अंशों, ऋणपत्रों तथा प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋणों के रूप में प्राप्त होती है। स्थायी पूंजी का प्रबंध। स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता का अनुमान व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार लगाया जाता है, जिसमें विनियोजन सामान्यतः उपक्रम की लाभदायकता पर निर्भर करता है, अर्थात लाभदायकता जितनी अधिक होगी उसके लिए स्थायी संपत्ति में धन के विनियोग की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। स्थायी पूंजी न हो आवश्यकता से अधिक, ना ही आवश्यकता से कम। अब हम देखते हैं स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला तत्व है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय तथा व्यापारिक व्यवसाय। निर्माणी व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों में पूंजी के अत्यधिक विनियोग की आवश्यकता होती है, जबकि व्यापारिक व्यवसाय में तैयार माल का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए अपेक्षाकृत कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है इकाई का आकार। बड़े आकार वाली व्यावसायिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे आकार वाली व्यावसायिक इकाइयों में कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा, उत्पादन की तकनीक। बड़े निर्माणी व्यावसायिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकांश मानव शक्ति द्वारा संचालित लघु उद्योगों में कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने की विधि। जहां नकद राशि का भुगतान करके स्थायी संपत्तियों का क्रय होता है, वहां अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि जहां किस्तों आदि के आधार पर क्रय होता है, वहां कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। पांचवा है विकास संभावनाएं। जिन संगठनों में विकास संभावनाएं होती हैं, उनमें पहले से ही वित्तीय स्रोत का चयन कर लिया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से वित्त उपलब्ध कराया जा सके। छठा है विविधीकरण। विविधीकरण के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि होती है। जैसे कपड़ा कंपनी सीमेंट उत्पादन संयंत्र लगाएगी तो स्थायी पूंजी की मांग में वृद्धि होगी। सातवां, वित्तीय विकल्प। अगर वित्त का एक अन्य स्रोत पट्टेदारी के रूप में उपलब्ध है, तब स्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आ जाती है। आठवां, सहयोग का स्तर। अगर अन्य संगठनों से सहयोग प्राप्त होता है, तब स्थायी संपत्तियों में विनिवेश से राहत प्राप्त हो जाता है। जैसे बैंक अन्य बैंकों के साथ एटीएम की सुविधा साझा करते हैं, तो उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्थायी पूंजी का आवश्यकता कम हो जाता है। अब हम देखते हैं स्थायी पूंजी को प्राप्त करने के स्रोत। सबसे पहला स्रोत है समता अंश। समता अंशधारी वास्तविक रूप से कंपनी के स्वामी होते हैं तथा कंपनी के समापन पर अपनी पूंजी की वापसी के लिए सबसे अंत में दावेदार होते हैं। अतः कंपनी को अपनी प्रारंभिक पूंजी समता अंश को जारी करके प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। कंपनी का समापन होने पर समता अंशधारियों की पूंजी वापस करने से पूर्व इन अंशधारियों की पूंजी वापस करनी होती है। यह भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए यूज होता है। तीसरा है ऋण पत्र। कंपनी अपने संपूर्ण ऋण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। इन्हीं भागों को ऋण पत्र कहते हैं। इन पर ब्याज दर निश्चित होती है। इनका भुगतान कुछ अवधि बाद निर्गमन के शर्तों के अनुसार ही होता है। चौथा है लाभ का पुनर्विनियोजन। व्यवसाय अपने अर्जित लाभ को अंशधारियों में न बांटकर सामान्य संचय में रख लेती है तथा इनका पुनर्विनियोग करती है। पांचवा, सरकारी सहायता। पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिए लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती हैं। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। नित्य प्रतिदिन की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं।
कार्यशील पूंजी वह राशि है जो उपक्रम को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए, वेतन, ईंधन एवं अन्य दैनिक उत्पादन पर व्यय, विक्रय व्यवस्था एवं माल के उधार विक्रय के वित्त पोषण के लिए, छोटे छोटे व्ययों की पूर्ति के लिए आदि। इनकी दो अवधारणाएं प्रचलन में हैं। पहला सकल कार्यशील पूंजी और दूसरा शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का कुल योग है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी के लिए हमको चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा देना होता है, या हम कहें सकल कार्यशील पूंजी में से चालू दायित्वों को घटा दें तो शुद्ध कार्यशील पूंजी हम निकाल लेते हैं। कार्यशील पूंजी का अधिक अथवा कम दोनों होना ही हानिकारक है। एक ओर अधिक कार्यशील पूंजी धन का दुरुपयोग कराती है, वहीं दूसरी ओर कार्यशील पूंजी की कमी होने पर व्यवसाय के संचालन, तरलता व आकस्मिकताओं का सामना करने में कठिनाई आती है। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला तत्व है व्यवसाय की प्रकृति। जनोपयोगी व्यावसायिक इकाइयां जैसे रेलवे, सड़क, गैस आदि में अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है, जबकि निर्माणी तथा व्यावसायिक इकाइयों में यहाँ काफ़ी माल स्टॉक में रखना पड़ता है तथा माल का उधार विक्रय होता है, वहाँ कार्यशील पूंजी अधिक रखनी पड़ती है। दूसरा है निर्माण प्रक्रिया की अवधि। यदि निर्माण प्रक्रिया अधिक लंबे समय तक चलने वाली है तो कच्चे माल को निर्मित माल का रूप प्रदान करने में अधिक समय, अधिक लागत और अधिक श्रम लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जहां निर्माण प्रक्रिया की अवधि कम है, वहां कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा है व्यवसाय का आकार। व्यावसायिक इकाई का आकार जितना बड़ा होगा, उसमें कार्यशील पूंजी की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी, जबकि आकार छोटा होने पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। चौथा है व्यापार चक्र। जब तेजी का चक्र चलता है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे मूल्यों और उत्पादन में वृद्धि होती है एवं व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार होता है। फलस्वरूप कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके विपरीत मंदी की अवस्था में बिक्री में कमी आती है, जिससे मूल्यों तथा उत्पादन दोनों में गिरावट आती है, व्यावसायिक क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, अतएव कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। पांचवा है प्रतियोगिता का स्तर। बाजार में जितनी अधिक प्रतियोगिता होगी उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उदार नीति को अपनाना होगा। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है। इसके विपरीत प्रतियोगिता के अभाव में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। छठा है क्रय तथा विक्रय की शर्तें। यदि व्यावसायिक इकाई कच्चा माल और अन्य सेवाएं उधार प्राप्त करती है और निर्मित माल नकद बेचती है, तो उसे कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जबकि नकद खरीदकर और माल उधार में बेचने से अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। सातवां है लाभांश नीति। यदि कंपनी उदार लाभांश नीति अपनाती है तो नकद लाभांश वितरण के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। आठवां बैंकिंग संबंध। बैंकिंग संस्थाओं से संबंध का अच्छा होना उसकी साख अच्छी करता है, जिससे सरलता एवं शीघ्रता से धन प्राप्त हो जाता है। अतः कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि बैंकिंग संस्थाओं से अस्वस्थ संबंध होने की दशा में उसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नौवां है व्यवसाय की मौसमी प्रकृति। व्यवसाय अगर मौसम विशेष पर आधारित है तो उस मौसम में अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। जैसे ऊनी माल, बिजली के पंखे, वाटर कूलर आदि के व्यवसाय में उत्पादन के समय कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। 10वां व्यवसाय के विकास की सामान्य दर। विकास के साथ साथ व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी के स्रोत। पहला स्रोत है व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक से ऋण। अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने का यह एक प्रमुख साधन है। इसमें निम्न प्रकार की व्यवसाय में सहायता मिलती है। पहला अधिविकर्ष। इसके अंतर्गत अपने ग्राहक को उसके चालू खाते में से उसमें जमा राशि से अधिक
राशि निकालने की अनुमति प्रदान की जाती है। दूसरा है नकद साख। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को प्रतिभूति के आधार पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करती है। तीसरा है अल्पकालीन ऋण। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण की संपूर्ण राशि एकमुश्त उधार में दे देती है। चौथा है प्राप्य बिलों का भुनाना। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को कमीशन लेकर प्राप्य बिल भुनाने की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा है सार्वजनिक जमा। कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निश्चित ब्याज पर प्राप्त जमा राशि सार्वजनिक जमा कहलाती है। साधारणतः कंपनी सार्वजनिक जमा पर बैंक की तुलना में ऊंची दर पर ब्याज देती है। सार्वजनिक जमा की यह पद्धति कंपनी और विनियोग करने वाले दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। तीसरा है व्यापार साख। उधार क्रय अल्पकालीन वित्त का एक साधन होता है। इस वित्तीय साधन की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि विक्रेता कितने दिन का उधार की सुविधा उपलब्ध करवाता है। चौथा है वाणिज्यिक प्रपत्र। इसका प्रयोग 1990 में प्रारंभ हुआ। यह कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाता है जिसका भुगतान निश्चित तिथि पर देय होता है। इसकी अवधि 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच की होती है। इसमें विनियोग सामान्यतः बैंक और पारस्परिक कोष करते हैं। पांचवा है पट्टा वित्त प्रबंधन। पट्टा एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को सावधिक भुगतान के बदले संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। पट्टे की अवधि की समाप्ति पर संपत्ति पट्टा प्रदान करने वाले को वापस कर दी जाती है। पट्टा वित्त प्रबंधन उन संपत्तियों की प्राप्ति के लिए अधिक उपयोगी है जिसमें तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं। छठा है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तकीय ऋणों एवं प्राप्तियों को बैंक के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा बैंक से अग्रिम राशि प्राप्त कर ली जाती है। बैंक कुछ कमीशन लेकर देनदारों से ऋण वसूलने की जिम्मेदारी लेता है। तो हमने इस तरह देखा स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है।